प्यारे विद्यार्थियों, आज हम HCS 2021 उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सेट बी उसको लेंगे, मैथ का पोर्शन सोल्व करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 12th नंबर पे है, 12वां क्वेश्चन। एक माता की आज की आयु अपनी बेटी से 3 गुना है। 12 वर्षों के पश्चात माता की आयु अपनी बेटी से दुगनी होगी। बेटी की वर्तमान आयु है। द एज ऑफ मदर टुडे इज थ्राइस दैट ऑफ हर डॉटर। आफ्टर 12 years द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर। द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज। अब माता की आयु, आज की मदर की जो आयु है वो डॉटर से 3 गुना है वर्तमान। 12 वर्ष के बाद मदर की ये हो जाएगी और बेटी डॉटर की 12 वर्ष के बाद ये हो जाएगी, उससे दुगनी हो जाएगी। अब इसमें से क्या निकालना है? डी की वैल्यू निकालनी है। अब एम को गायब करो, एम की वैल्यू, एम की जगह 3D रखो। पहले तो m + 12 2D 24, यहाँ m की जगह 3D 12 2D और d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 12। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ए, ये ठीक है। वो 46 है। 46वां क्वेश्चन। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 हो तो मध्य संख्या का वर्ग कितना होगा? If the sum of 3 consecutive numbers is 15, what is the square of the middle term? मिडल नंबर। तो 3 क्रमागत यदि हम मानते हैं तो x + 1 और x + 2 क्रमागत कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऐसे मानते हैं और इनका सम क्या है? तो 3x हो गया और 3 इधर माइनस कर दो। 3x = 12 में से 15 में से 3 में 12। x की वैल्यू क्या होगी? 4। तो मिडिल नंबर क्या है? 4 + 1 5 हो गया और उसका स्क्वायर क्या होगा फिर? 25। ऑप्शन बी ये ठीक। 50वां क्वेश्चन। 1750 रुपए को ABCD के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A का भाग रेशो B का भाग, B का रेशो C और C रेशो D = 3/4 है। तो C का भाग कितना है? C का भाग निकालना है। अब हमारे पास A, B, C और D। A, B का रेशो, सभी का रेशो 3/4 और 3/4। तो इसमें से C का रेशो निकाल लो। पहले तो इसको सोल्व करेंगे। 3 ये 9, 4 × 12 और 4 × 4 16। इसको फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। 3 27 12 36 16 48 और 16 64 हो गया। अब इनका जोड़ करेंगे 100 और ये क्या है? 75 175। सम क्या है? 175। तो C का पार्ट यदि निकालें, C का जो रेशो है 48, टोटल रेशो 175 और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 10 से कैंसिल हो गया, 480। ये है C का पार्ट। यदि NCX = 126 और NPX 3024 हो तो NMX का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कॉम्बिनेशन और ये परमुटेशन इससे है। इसको हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शन से देखें तो 7 और ये 3 इसको रखेंगे तो क्या ये 126 आता है? 7 को यदि हम 3 बार तोड़ दें, 3 का फैक्टोरियल नीचे क्या होगा? 6, 7 × 35। ये नहीं होगा। 8C4 8 को 4 बार तोड़ दें, 4 का 4 × 12 24। अब 8
8 × 24, 3 × 6, 10, 70, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है इसका। 8C3, 8 को 3 बार तोड़ोगे, 8C 7 और 6, 3 का 7 8 56, ये भी नहीं है, तो ये नहीं आता। ऑटोमेटिकली ये हमारा जो है ये आंसर होगा। इसको हम देखेंगे 9C4, 9 को 4 बार तोड़ दो, 9 7 6 और 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 3 12 2 24, 8 3 24, 3 2 6, 9 3 18 7 126, तो ये ऑप्शन डी ये ठीक है। अगर हम इसको बड़े मेथड से करें, इसका रियल मेथड से करें, तो इसमें क्या होगा, इसको लेंगे n फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल और n माइनस x फैक्टोरियल, ये है 126, और इसमें क्या है n फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024। ये परमुटेशन में इसमें सेपरेट होता है। अगर इसको इससे डिवाइड करें, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x डिवाइड, इसके नीचे लिखो उल्टा हो जाएगा ये, और 126 3024 कैंसल एंड कैंसल 1 बाय x फैक्टोरियल, और ये कैंसिल किससे होगा, 6 × 12 6 × 6 6 30 और 6 24, 21 42 2184, 1 × 24। अब इधर फैक्टोरियल है 24, किसका फैक्टोरियल, 4 3 12 2 24, 4 का फैक्टोरियल, तो x की वैल्यू क्या होगी 4, तो x की वैल्यू दोनों में ही तो हमने देख लिया था वैसे, तो यही बनेगा x की वैल्यू इसमें यदि हम पुट करें इसी में तो n की वैल्यू आ जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यानी दूरी तय करने में एक व्यक्ति को 50 मिनट का समय लगता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वही दूरी व्यक्ति के समय में तय करेगा। A man takes 15 minutes to cover a certain distance at a speed of 6 km per hour. If he walks with a speed of 10 km per hour, he covers the same distance in. अब 6 किलोमीटर गति से चल रहा है, इतना समय लगता है, ये घंटा है तो इसको भी घंटा होगा, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, स्पीड इनटू टाइम, टाइम 50/60, 5 किलोमीटर होगा। अब 5 किलोमीटर डिस्टेंस से इस स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगेगा। अब टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमारे पास 5 है और स्पीड है 10 1/2 आवर या 30 मिनट, तो ऑप्शन क्या है, ठीक, ये ठीक। √2 3 कर्ण राशि 4, 8 कर्ण राशि 5 और 5 कर्ण राशि 4, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें जो बाहर ये इसमें पावर कुछ नहीं है तो ये 2 होती है, ये जो डिग्री है इसको इक्वल बनाएंगे। इन सभी का एलसीएम क्या है, 2 4 5 और 4 का 5 और 20 है, तो सभी में यहाँ 20 बनाएंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, 4 को किससे करोगे, 5 से, 5 को 4 से और 4 को 5 से। इस तरह जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम इसमें 2 जो डिग्री है 2 4 5 4 क्या है 20। अब ये हमने 10 से मल्टीप्लाई तो अंदर डिग्री क्या हो जाएगी 10। अब 5 से मल्टीप्लाई डिग्री क्या हो जाएगी 3⁵5। इसमें भी 8 की डिग्री 4 और इसमें 5 की डिग्री 5। अब इसमें देखते हैं
क्योंकि डिग्री सेम होगी 20। ये देखते जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा, जो छोटा है छोटा। 2 10 1024, 3 की 5, 3 3 9 9 81, 243, 8 की 4 8 64, 4096, 5 की 5 625, 3125। तो इसमें बड़ा सबसे ये किससे बना है? इससे बना है, और ये इससे बना है। तो ये हमारा सबसे बड़ा है। ये कहाँ है? ऑप्शन सी, ये ठीक है। 54वां क्वेश्चन, 14 विद्यार्थी को औसत आयु 14 है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 1 से बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? The average age of the 14 students is 14 years. If the age of the teacher is added, the average increase by 1. What is the age of the teacher? अब इसमें विद्यार्थी हैं, टोटल क्या होंगे? 14 विद्यार्थी और टोटल संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई 196। अगर टीचर को जोड़ दें, ये तो 14 की, टीचर को जोड़ दें तो 15 हो जाएंगे। तो टोटल क्या होगा? 15 की एवरेज भी एक बढ़ गई, वही 15, 225 हो गई। अब इसमें टीचर की एज इंक्लूड है, इसमें से ये बच्चों की माइनस करो तो टीचर की आ जाएगी। टीचर की क्या होगी? मैं माइनस करोगे ये 9 20 29, ऑप्शन डी, ये ठीक है। 55वां क्वेश्चन, 18 व्यक्ति किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 18 people can do a work in 45 days. To complete the work in 30 days, how many people would be required? अब इसको MDH, M1 D1, H1 W1, M2 D2, S2 और W। 18 व्यक्ति इससे करेंगे हम। 18 व्यक्ति मैन किसी कार्य को 45 दिन डे D1 और 30 दिन में D2 क्या है? 30। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इसमें M2 निकालना है। 8 तो 15 3 45, 15 2 30, 2 18, M2 कितने हो गए? 9 या 27। 27 आदमियों की जरूरत होगी। ऑप्शन ए, ये ठीक है। 56वां क्वेश्चन, 56। एक लड़के की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। 7 वर्षों के पश्चात उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। A boy is presently 1/3 of the age of his father. After 7 years, he will be half of the age of his father. Find the present age of son. अब फादर वर्तमान में क्या है? 1/3 है, यानी कि फादर क्या है इसमें? फादर पिता है वो पुत्र से 3 गुना है, की आयु 3 गुना। 7 वर्ष के पश्चात उसकी आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 7 वर्ष के पश्चात पिता की आयु ये है और पुत्र की 7 वर्ष के पश्चात ये है, आधी हो जाएगी, यानी कि पुत्र की डबल हो जाएगी फादर से। तो इसमें हमें पुत्र की निकालनी है। इसमें f की वैल्यू इसे एलिमिनेट कर दो। f की वैल्यू रखो इसमें 3s प्लस 7, 2 से मल्टीप्लाई 2s प्लस 14, माइनस करो s रह जाएगा, इधर ये माइनस करो 14 - 7, s की वैल्यू 7। तो पुत्र की आयु होगी 7 साल, डी, ये ऑप्शन ये ठीक है। कौन से 57वां क्वेश्चन, कौन से विकल्प में भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही असेंडिंग ऑर्डर में। विच ऑप्शन कंटेन द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर? अब इसमें इससे यदि हम डिवाइड करेंगे, इसमें डिफरेंस भी सेम नहीं है। अगर डिवाइड करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें डिफरेंस देखो क्या है। इसका डिफरेंस क्या है? 1। इसमें डिफरेंस क्या है? 4। इसमें डिफरेंस क्या है? 5। और इसका डिफरेंस क्या है? 4। अगर इसको हम डिवाइड करें, 1 को 12 से डिवाइड करोगे नहीं जाता, 0 और 12 में 108, 0.09। इसको करोगे 17 को, 4 को 17 से, 17 दिए, सॉरी 17 दूनी 34, 0.2।
और 17 3 51। इसमें 23 दूनी 46.2, 46 6 बच गया, 23 दूनी 46 लगभग यही होगा। इसमें 4 को 13 से 13 3 39.3 लगभग ये है। अब इसमें देखो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो छोटा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है। इसमें ऐसा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ये छोटा होगा, 9/13 सबसे छोटा है, 9/13 इसमें, और सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा होगा। तो इसमें ये है ऑप्शन डी, ये ठीक है। 58 58वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात 18:43 है। सिरों की संख्या और पैरों का, लेग का, ये 18/43 है। यदि सिरों की संख्या 72 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए पर्सन हैज सम हैंड्स एंड सम काउ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ लेग्स इज 18:43. फाइंड द नंबर ऑफ हैंड्स, द नंबर ऑफ हेड्स इज 72। अब दोनों का रेशियो दे रखा है और इसमें x की वैल्यू है 72। पहले तो x की वैल्यू इसमें रखो 72, तो कितनी हो जाएगी? 1872, ये 43 है। l आ जाएगा हमारे पास 4 के 12, 4 चौक 16 और 1 17, 172 लैख। अब इसमें यदि हम मुर्गियां हैं 2 टांगों वाली और गाय हैं, जो 4 टांगों वाले वाले पशु यानी कि गाय, उसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? बाय 2 माइनस h। l हमारे पास 172/2 माइनस h है 72। 2 8 16, 2 6 12, 86 में से 12 गई, 4 और 1 14। तो ये 4 टांगों वाली ये है गाय। तो मुर्गी कितनी होगी इसमें? क्योंकि मुर्गियों की संख्या निकालनी है। सिर हमारे पास 72 है, उसमें से 14 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 58। ये है मुर्गियों की संख्या, ऑप्शन ए, ये ठीक। एक होज को 59, एक होज को भरने में सामान्यतः 6 घंटे लगते हैं, लेकिन पैंदे में छिद्र के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि होज संपूर्ण भरा हो छिद्र, तब छिद्र इसे कितने समय में खाली करेगा? A tank is normally filled in 6 hours but takes some 4 hours longer to fill because a leak is its bottom. If tank is full, then the leak will empty it. How much time? तो इसमें क्या है? एक तो भरने वाला और दूसरा क्या है? खाली करने वाला। उसमें टाइम देखो क्या है, भरने में तो 6 घंटे लगते हैं और खाली करने वाला उसको कितना टाइम लगता है? 4 घंटे, इससे ज़्यादा 10 घंटे लेता है। अगर दोनों काम देखे, काम एलसीएम है दोनों का 30, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 30, इसकी होगी 3। तो एफिशिएंसी का अंतर क्या है? कोई खाली कर रहा है, 2 है, तो इसमें कब भरेगा ये छिद्र के काम? 2 से डिवाइड कर दो, इसमें 15 घंटे में भरेगा इसको। ऑप्शन डी ये। हाँ, इसमें 60 से 61 ये क्वेश्चन डीआई का। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हेतु निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए। दिए गए वर्षों के संदर्भ में एक कंपनी का उत्पादन लाख इकाइयों में, लाख में दे रखा है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन द यूनिट्स और द गिवन ईयर।
अब इधर तो ये है वर्ष है, इधर क्या है यूनिट है। अब इसमें पूछा क्या गया है, पिछले वर्ष की अपेक्षा कौन से वर्ष में उत्पादन में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि हुई, पीछे के मुकाबले किस वर्ष में वृद्धि ज्यादा हुई। अब देखो ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ज्यादा लेटा हुआ है, ये भी ज्यादा लेटा हुआ है, इसमें स्लोप कुछ ज्यादा है, ये सॉरी इसमें ये ज्यादा खड़ा हुआ है, तो ये जो है जितना ऊपर है उठा हुआ उसमें ज्यादा वृद्धि होगी। तो ये साल कौन सा है 1999, 1999, क्योंकि आगे भी थोड़ा ये लेटा हुआ है, ये थोड़ा लेटा हुआ है, ये थोड़ा इससे कम है, इसमें ज्यादा है, ये वृद्धि सबसे ज्यादा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है बी, ये ठीक। सेकंड में क्या है, दिए गए वर्षों के लिए लगभग औसत उत्पादन कितना है। औसत उत्पादन, इसमें एवरेज निकालना हमने, एवरेज प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, इसका 96 का प्रोडक्शन 5 है, इसमें लगभग 8 है, इसमें 10, इसमें है 15 और ये 18 है। 2000 में 25 और 2001 में लगभग ये भी 25 और 2 27 होते हैं। 2002 में ये है 30 और 35 के बीच में 32 होते हैं। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज 30 और 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 50 90, 90 और 35 125। अब टोटल 125, हमारे पास वर्ष है 3 और 3 6 और 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 और 5 7 8 7, लगभग अप्रोक्सीमेट क्या है 18। 18 में देखो कौन सा है ए पार्ट, तो ऑप्शन इसमें हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हमने, इसके नजदीक है ऑप्शन ए 61, ये ठीक। 62वां क्वेश्चन, एक थैले में 25 पैसे 50 पैसे में 1 रुपए के सिक्के भरे हैं, थैले में कुल 220 सिक्के हैं, तो थैले में कुल रकम 160 है। यदि 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का 3 गुना हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। ए बैग कंटेन्स 25 पैसे 50 पैसे एंड 1 रुपए coins. There are 220 coins in all and the total amount in the bag is 160 rupees 160. If there are size as many 1 rupees coins as there are 25 paise coins, then what is the number of 50 paise coins? तो इसमें 1 रुपए का सिक्का 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये देखिए टोटल सिक्के हमारे पास 220 है और उसमें अमाउंट क्या है 160। अब इसमें संख्या सिक्कों की देखो क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसे से 3 गुना है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों 25 पैसे का एक मान लें तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा। अगर इसका रेशो हम माने, यदि x ये है, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो तुम्हारे पास टोटल है 220, तो ये क्या होगा 220 माइनस इन दोनों को माइनस कर दो 4x, ये सिक्के आ गए। अब इनका अमाउंट कितना है, इसका 1 रुपए का अमाउंट, 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें जो 25 पैसे हैं उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये है अमाउंट और ये अमाउंट किसके बराबर है 160 के बराबर। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसमें क्या है 3x, 2 कॉमन ले कैंसिल कर दो, 1 1 0 प्लस माइनस 2x, x बाय 4 160, इसको इधर ले आओ और ये 3 माइनस 2 x प्लस x बाय 4 और ये है 50, 4 प्लस 1 5, 5 बाय 4x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू क्या हुआ 50
5 10 40 हो जाएगा। x की वैल्यू है 40 आ जाएगी। अब 40 हमने निकालना है 50 में से कोई संख्या, ये संख्या 50, x की वैल्यू 40 रखो इसमें, 4 चौक 16 160, 160 240 में से 160 माइनस करोगे ये आ जाएगा 60 ही आ जाएगा ये। तो 60 सिक्के हमारे पास ऑप्शन ए ये ठीक। 63वां क्वेश्चन, 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक दिशा में दौड़ती हुई तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि अपनी गति के विरुद्ध दिशा में दौड़ते हुए वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पूर्णतः पार कर लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अब दो ट्रेनें हैं, टू ट्रेन्स लेंथ ऑफ 130 मीटर and 110 मीटर रन ऑन पैरेलल tracks when running in the same direction. First train cross slower 1 in 20 seconds, while running in opposite direction at their speed they pass each other completely in 12 seconds. Find speed of each train. अब दो ट्रेनें हैं, यदि वो हमारे पास क्रॉस जब करेंगे दोनों का सम करेंगे डिस्टेंस सही हो जाएगा 130 110 240 मीटर। ये तो है। अब एक ही दिशा में चलाओ एक बार, तो एक ही दिशा में तो स्पीड क्या होगी, ये डिस्टेंस है और टाइम हमारे पास रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन। जब एक दिशा में दोनों चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस बाय 20 ये 12, दो स्पीड माइनस हो जाती है उसमें। दो गाड़ियों की स्पीड, एक की एक्स मान लो दूसरे की वाई मान लो, दोनों माइनस है रिलेटिव स्पीड। और जब अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है, डिस्टेंस तो यही होगा, तो उसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगी 240 बाई उसमें टाइम कितना लगता है 12 सेकंड। तो 12 से डिवाइड करोगे 12 में 24 20, इसमें क्या है x प्लस वाई, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का सम होता है। तो इसमें दो संख्या ऐसी, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, दो संख्या ऐसी जिनका माइनस करें तो 12 आ जाए, जोड़ करें तो 20 आए। माइनस करें 12 जोड़ करें 20, तो ऑप्शन क्या है इसमें बी, ये ठीक है। बाकी ये कंडीशन जो इनको सेटिस्फाई करे किसी में नहीं है, ऑप्शन बी ये ठीक है। 64वां क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की 11 इनिंग्स में निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 120 रनों का स्कोर किया, जिसके कारण उसकी औसत में 5 रनों की वृद्धि हुई। इस तरह 12 इनिंग के पश्चात बल्लेबाज की क्या औसत है? A batsman has a definite average for 11 innings. That batsman scored 120 runs in his 12 running, due to which his average increased by 5 runs. Accordingly, what is the average of the batsman after 12 innings? तो बल्लेबाज 11 इनिंग्स है, उसकी निश्चित औसत है, औसत हमें पता नहीं है, औसत हम इसको एक्सपोज कर लेंगे। 11 इनिंग्स का टोटल है 11x, और 12वीं इनिंग्स में उसने 120 रन बनाए हैं, 120 और जोड़ दो इसमें, ये 12 इनिंग्स के टोटल हो गए। और यदि हम इसमें देखें जिसके कारण उसकी औसत 12 रनों की वृद्धि 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। अब यदि इनिंग हो जाए 11 की जगह 12 और औसत कितनी बढ़ गई, औसत पहले x थी उसमें 5 बढ़ गई, ये भी टोटल और ये भी टोटल इक्वल होंगे। तो इसमें x की वैल्यू निकाल लो, 12x 12 पंजे 60, इसमें से x की वैल्यू 60 आ गई। ये तो है औसत 11 इनिंग्स का। अब इसमें 5 जब औसत बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा फिर 65। 12 इनिंग्स के बाद उसका जो औसत होगा वो कितना होगा 65। ऑप्शन ए ये ठीक है। एक बल्लेबाज ने 125 रनों का स्कोर किया, जिसमें 5 बाउंड्रीज व 6 सिक्सर शामिल थे। उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के मध्य दौड़कर स्कोर किया?
A batsman scored 125 runs, which include 5 boundaries and 6 sixes. What percent of total score did he make? तो इसमें क्या है, 125 स्कोर था उसने, 5 बाउंड्री, 125 टोटल है, जिसमें क्या है 5 बाउंड्री का मतलब चौके 5 चौक 20, 6 सिक्सर हो गए, 6 छीक 36 हो गए, ये टोटल 56 रन तो इसमें हो गए। अब टोटल 125 में से 56 ये माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और ये 6। ये जो है उसने दौड़कर ये रन बनाए। उसने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत विकेटों के मध्य है, ये कितने प्रतिशत है टोटल का, 69। टोटल का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत का 100, 5 25 पंजे 25 100, 4 से गुना करो, 4 नहीं 36, 4 24 और 327 बटे 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 1 बटे 5%, 55 से 1 बटा 5%। ऑप्शन ए ये ठीक है। पहले पढ़ लेते इसको। निम्नलिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्था में आईटी अफसर के चयन के लिए निम्न शर्तें हैं। फर्स्ट क्या प्रत्याशी क्या होना चाहिए, आईटी या कंप्यूटर साइंस में बीटेक में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। 1/11/2016 के रोज वह कम से कम 20 वर्ष का हो और 26 वर्ष से अधिक का न हो। तीसरा, लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए गए। उस प्रत्याशी के केस में जो भी सभी शर्तें परिपूर्ण करता हो सिवाय की उपरोक्त सेकंड, ये जो एज की है, परंतु वह एक पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके केस में जीएम के तौर पर रेफर किया जाए। बी में क्या है, उपरोक्त फोर्थ जो इंटरव्यू का है कम से कम ये 40% ये केस है, उसमें इंटरव्यू में कम से कम 35% अंक और लिखित परीक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त किया हो, उसका केस बीपी के तौर पर रेफर किया जाए। तो ये इस कंडीशन को देखकर हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले क्या है 66वां क्वेश्चन, कुमार का जन्म 19 मार्च 95 को हुआ था। अब इसमें यदि हम एज देखें 2016 तक इसका जन्म हुआ है और 26 वर्ष से आयु ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी ज्यादा नहीं है, 95 से 2016 तक। उसने बीईआईटी में 65% अंक, तो ये भी कंडीशन, उसने लिखित परीक्षा में इंटरव्यू दोनों में 62% अंक प्राप्त किए। यदि कुमार आवेदन करता है तो निम्न में कार्य की विधि कौन सी होगी, तो इसमें इसकी सारी जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सिलेक्शन कुमार का चयन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए ये ठीक है। 1989 को हुआ था। उसने बीटेक में 70% अंक प्राप्त किए और एमटेक में 70% अंक प्राप्त किए। उसने लिखित परीक्षा इंटरव्यू दोनों में 65% अंक प्राप्त किए। यदि वेंकट आवेदन करता है तो निम्न कार्य की विधि कौन सी होगी, उसका चयन हो जाएगा निर्णय लेने में। ये तो डाटा अपर्याप्त है, नहीं होगा या उसको वीपी पोस्ट के लिए रेफर किया जाएगा, इसका डेटा कंप्लीट नहीं है। तो ऑप्शन इसमें बी होगा। 68, लता ने लिखित परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए तथा 38% अंक 38% अंक जो हैं वो इंटरव्यू में प्राप्त किए। उसने बीटेक आईटी में 62% अंक प्राप्त किए। उसका जन्म 12 जनवरी 1991 को हुआ था। यदि लता आवेदन करती है तो निम्न में से कार्य विधि कौन सी होगी, उसका चयन हो जाएगा। उसका वीपी पोस्ट की अफसर दी जाएगी, उसका चयन नहीं होगा, उसका जीएम पोस्ट के ऑफर दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी, उसे वीपी की पोस्ट के लिए ऑफर दी जाएगी। तो ऑप्शन बी ये ठीक है हमारा। 69वां क्वेश्चन, 69वें क्वेश्चन में
तीसरा कदम 26 जुलाई 1991 को हुआ था। उसने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया था। निम्न में से कौन सी शर्त उसे जीएम के तौर पर चयनित होने की ओर ले जाएगी? उसे ग्रेजुएशन में 68% अंक प्राप्त किए, एमई में 65% अंक प्राप्त किए, उसे लिखित परीक्षा में 63 अंक प्राप्त किए, 63% अंक प्राप्त किए, साथ साथ उसमें इंटरव्यू में 74% जो है अंक प्राप्त किए। परीक्षा में इतने, तो ये जरूर नहीं, ये काफी जरूरी है। तो ऑप्शन क्या है? डी, ये ठीक है। 2 और 3। हाँ, 7th क्वेश्चन, मेघना ने साल 2012 में आईटी में बीटेक पूरा किया। निम्न में कौन सी शर्त उसे आईटी अफसर के रूप में चयनित होने की ओर अग्रसर करेगी? उसने लिखित परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, उसका जन्म 4 नवंबर 1990 को हुआ, उसे इंटरव्यू में 50% अंक प्राप्त किए। अब इसमें देखो तीनों में से कौन सा पर्याप्त है, तो इसमें भी हमें ये है, तीनों से सिलेक्शन नहीं होगा, दिए गए डाटा निर्णय लेने में ये तो इससे पर्याप्त है। भी आपको ऑप्शन डी, ये प्रश्न संख्या 82 से 84 तक। किसी कंपनी में नौकरी जॉब हेतु प्रकाशित निम्नलिखित मानदंडों को पूरा परिपूर्ण करना जरूरी है। 15 फरवरी 2021 के रोज उम्र 24 से 30 होनी चाहिए। बीएससी गणित में कम से कम 58% अंक किया होना चाहिए। कम से कम 65 अंकों के साथ गणित या सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और लिखित परीक्षा में 60% और इंटरव्यू में 50% होना चाहिए। 82वां जो क्वेश्चन है, इस कंडीशन के हिसाब से हम करेंगे। योगेश ने उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा किया था। निम्न मानदंडों में से कौन सा चयन हेतु अनिवार्य नहीं है? उनका जन्म 1 जून 1992 को हुआ था। उसने 66% के साथ स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन पूर्ण की है। 12वीं परीक्षा में 75% अंक अर्जित किए। उसने एक एमएनओ कंपनी में 3 साल कार्य किया। गणित में स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने 65% अंक प्राप्त किए। उसे लिखित परीक्षा में 60% और इंटरव्यू में 60% अंक प्राप्त किए। इनमें से चारों में से अब देखेंगे सिर्फ 3rd ठीक है, 1 से लेकर 4 ठीक है, या 1 से लेकर 5 ठीक है, या दी हुई सूचना के बावजूद उसका चयन नहीं होगा। तो इसमें 82वां जो हमारा है वो इसमें सूचनाएं हमारी अधूरी है। इसमें ऑप्शन डी, ये ठीक है। 83वां क्वेश्चन, विजय उपरोक्त सभी मानदंडों को परिपूर्ण करता है, तो निम्न मानदंडों में से कौन सा चयन हेतु अनिवार्य नहीं है? उसने कंपनी में 4 साल कार्य किया। उसने बीएससी गणित में 70%, एमएससी सांख्यिकी में 68% अंक प्राप्त किए। उसने लिखित परीक्षा में 60% अंक और साक्षात्कार में 54% अंक प्राप्त किए। उसका जन्म 3 जुलाई 1994 को हुआ। 12वीं परीक्षा में उसका स्कोर 85% था। तो उसमें इसका जो है 3rd, सिर्फ 5वां जो अनिवार्य नहीं है, 12वीं परीक्षा, इसमें स्कोर 12वीं का अनिवार्य नहीं है ये, तो ऑप्शन सी, ये ठीक है। 84वां क्वेश्चन, उपरोक्त सभी मानदंडों को पूर्ण करती है, तब निम्न में से कौन सा मानदंड चयन हेतु अत्यावश्यक है? उसने 12वीं कक्षा में 85% स्कोर प्राप्त किया। उसकी उम्र 26 वर्ष थी और एक कंपनी में 3 साल का अनुभव था। उन्होंने बीएससी गणित से 59% के साथ और एमएससी गणित में 66% के साथ पूरा किया। उसका स्कोर इंटरव्यू में 54% और लिखित परीक्षा में 68% था। तो उसमें हमें सिर्फ ये 2 जरूरी हैं, 3 जरूरी है और 4 जरूरी है। ये सिलेक्शन के लिए जरूरी है 2, 3, 4। तो ऑप्शन हमारा बी, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।